हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ भी अगर कोई आप लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो और चीज़ों से, जिससे आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो अभी मैंने फ़िलहाल लेनोवो का लैपटॉप लिया था और मैंने इसको किस तरह से कंपेयर किया वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो किसी भी लैपटॉप को लेने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब क्या क्या आपको देखना देते हैं। मेरे लिए जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें एक है स्क्रीन साइज़। स्क्रीन साइज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप लैपटॉप खरीदते हो, जैसे आपका 15.6 इंच रहती है, 14 इंच रहती है, 13 समथिंग रहती है, तो उसमें एक चीज़ नोट करोगे जब आप सारे वो देखने शुरू करोगे लिस्ट प्रोसेसर की। उसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक स्क्रीन पे एक स्पेसिफिक प्रोसेसर ही अवेलेबल रहता है। तो जैसा कि मोस्टली अगर आप 15 इंच लैपटॉप की स्क्रीन देखोगे तो उसमें आपको कोर i3 या i5 10 जनरेशन नहीं मिलेगा, 11 जनरेशन काफ़ी कम है, और जो हैं वो हाई एंड उसमें लैपटॉप्स में है। तो एक बार आप सर्च कर देखोगे तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो पहले ही आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी स्क्रीन के साथ जाना है, जिससे आप अपना डिसाइड कर सको कि लैपटॉप का प्रोसेसर किस तरह का हो सकता है। सेकंड चीज़ जो स्क्रीन साइज से रिलेटेड है, जो इसका कीबोर्ड लेआउट है। कीबोर्ड लेआउट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो कीबोर्ड लेआउट होता है, जैसे 15 इंच स्क्रीन है, 15 इंच स्क्रीन जो आपकी होती है उसमें एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है, तो उसमें आपको न्यूमेरिक पैड मिल जाता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि न्यूमेरिक पैड होने चाहिए, जैसे आपका कैलकुलेशन का काफ़ी काम है, तो वो आपको बहुत काम आने वाला है। तो उस तरह से आपको पहले ही उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 14 इंच के लैपटॉप में आपको कभी न्यूमेरिक पैड मिलेगा, बहुत ही रेयर मिलता है। उसके फिर दो ही चॉइसेस रह जाती है, या तो आप एक एक्सटर्नल लो या फिर आप 15 पॉइंट समथिंग का कीबोर्ड लो। तो ये एक चॉइस रहती है आप लैपटॉप ख़रीदने के लिए, जो आपको कंसिडर करनी होती है। सेकंड होता है आपका प्रोसेसर। तो प्रोसेसर तो मेन है ही। अब आप सोचोगे यार प्रोसेसर तो अब जो मार्केट में होगा वही होता है, पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो प्रोसेसर के भी काफ़ी जनरेशन्स होती है। जैसे अभी कोर i3, मतलब मेरे ख्याल से शायद 7-8 साल पहले भी कोर i3 अवेलेबल था, पर वो शायद 4th जनरेशन 3rd जनरेशन में होगा। आज की डेट में 12th जनरेशन भी आ गया और मेरे ख्याल से शायद 13th जनरेशन भी आ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब मैंने ये शॉर्ट लिस्ट करते उस टाइम 12th जनरेशन तक लैपटॉप मतलब प्रोसेसर अवेलेबल था। तो उन केसेस में कि जब आप शॉर्ट लिस्ट करते हो तो जैसे आपको मन बनाना है कोर i3 प्रोसेसर ही लेना है हमें, क्योंकि कोर i5 का इतना काम नहीं है आपका, जैसे वीडियो एडिटिंग का इतना काम नहीं हो या जैसे 3D रेंडरिंग का इतना काम नहीं हो, तो उस केस में कोर i3 आप सोच सकते हो। पर उसमें भी जब आप जनरेशन्स देखते हो, जैसे 10 जनरेशन है, 9 जनरेशन है और 11 जनरेशन है, 12, तो उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि आप को क्या लेना चाहिए क्या नहीं। मोस्टली क्या होता है कि डिफरेंट जनरेशन में थोड़े सा CPU थोड़ा अबव रहता है, बट इफ़ करंट सिनेरियो अगर हम देखें तो 10th जनरेशन और 11th जनरेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया, वो है थंडरबोल्ट पोर्ट का, जो कि इंटेल वालों का है प्रोप्राइटरी पोर्ट, और वो 10th जनरेशन में अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आपको कोई ऐसा पोर्ट चाहिए, उसके बारे में अभी और डिस्कस करेंगे, तो आपको 10th जनरेशन में मिलेगा ही नहीं। तो वो काफ़ी नैरो डाउन हो जाता है आपका सब कुछ कि हमें इस प्रोसेसर के कौन से जनरेशन के साथ जाना है या नहीं, और बाकी वैल्यू का तो फ़र्क रहता ही है। कई बार ऐसा होता है कि 10th जनरेशन थोड़ा मतलब सस्ता रहता है और फिर 11th जनरेशन थोड़ा सा महंगा रहता है, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करना कि भाई 4-5 हज़ार का डिफरेंस है, क्या ये वर्दी है, तो वो एक चीज़ कंसर्न रहती है। तो उसको किस तरह से करना है, उसका भी एक तरीका होता है। जैसे आपको क्या करना है कि अगर आपके जैसे दिमाग में, जैसे कई बार होता है हम लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं, तो लैपटॉप ख़रीदते हुए हमारे कुछ दिमाग में रहता है यार मेरे उस दोस्त का लैपटॉप कितना सही था जो सही चलता है। जैसे कई बार हमारे पास कंपनी के लैपटॉप होते हैं, तो उससे हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि यार इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस सही है, तो क्यों ना इस प्रोसेसर को एज ए बेंचमार्क लेकर चले। तो जैसे मैं करता हूँ, मैं मोस्टली मेरे पास CPU रहता है, तो मैंने अभी 2 साल पहले ही बनाया था। मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट अब थोड़ा आने जाने का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने कहा लैपटॉप ले लेते हैं, क्योंकि कहीं और अगर जाना पड़ता है तो फिर काम नहीं कर पाते आप। तो उन केसेस में अब लैपटॉप जब लेना था तो मैंने क्या करा कि जो मेरा एक पेंटियम गोल्ड करके प्रोसेसर आया था, ये आई थिंक यही है G5400, जो ये डेस्कटॉप का है, इसकी परफॉर्मेंस मेरे को बहुत सही लगी। मतलब अभी भी अब जैसे विजुअल स्टूडियो कोड और सिक्वल, इसका ही मेरा ज़्यादातर काम रहता है। बाकी क्रोम के दुनिया भर के टैब, मतलब 150 तक मैं टैब खोल लेता हूँ अलग अलग इंस्टांस में, जैसे 40 करके, तो उसमें कभी भी परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं हुई। तो मेरे लिए अभी भी ये प्रोसेसर बहुत सही है। तो मैंने क्या करा कि इस प्रोसेसर को एज ए बेंचमार्क रखा, और जितने भी अवेलेबल मेरे पास थे मार्केट में अमेज़ोन पे, उन सब के प्रोसेसर की लिस्ट निकाली। अब लिस्ट कैसे निकाली कि हर एक का प्रोसेसर देखा। पहले क्या करा कि अपने प्राइस रेंज को डिफाइन किया, जैसे 40,000 to 70,000 जो भी मेरा प्राइस था, प्लस
2 अबव जो मेरे प्राइस रेंज के अबव थे, जैसे 1 लाख प्लस जो भी होंगे, उन सब के लैपटॉप निकाले, उनके प्रोसेसर निकाला और फिर उसको एक यूज़र बेंचमार्क करके साइट है उससे कंपेयर किया कि इसमें परफॉर्मेंस गेन कितना है। तो होता क्या है कि जैसे लैपटॉप क्योंकि स्लिम होता है, छोटा होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस कम रहती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा मेन डेस्कटॉप रहता है। तो जैसा कि जो डेस्कटॉप है, जो पेंटियम की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने मेरे ख्याल से 5,500 में ख़रीदा होगा, 5,500 या पता नहीं 6,000 का पड़ा था ये प्रोसेसर मेरे को। पर सेम अगर कॉन्फ़िगरेशन का ये हम अगर लैपटॉप में ढूंढेंगे तो ये कम से कम आपको 90,000 समथिंग का होगा, क्योंकि सेम पेंटियम गोल्ड प्रोसेसर ओनली सरफेस माइक्रोसॉफ्ट सरफेस गो ही प्रोवाइड कर रहा है, जो मेरे ख्याल से 80,000 प्लस है उसका प्राइस। तो इतना डिफरेंस आ जाता है मतलब। तो आपको क्या करना होता है कि अगर आपका जो कोई CPU है, जो भी लैपटॉप जो आप देख रहे हो कि बहुत सही है, उसको बेंचमार्क रखो और उसमें 10% डिग्रेड भी चल जाता है अगर आप यूज़ करोगे, अनटिल अनलेस कि अगर वो हैंग हो रहा हो तो उसका तो फिर तो आपको 50% प्लस ही लेना पड़ेगा। क्योंकि इस वाले CPU में मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, मतलब बिल्कुल सही चल रहा था, बहुत स्मूथ चल रहा था। और मैं तो वीडियो भी देखता रहता हूँ बराबर में, आप मेरा 4 मॉनिटर सेटअप देख रहे हो, तो हर एक मॉनिटर पर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उस तरह से परफॉर्मेंस बहुत सही थी। तो इससे मैंने कंपेयर किया, तो मैं अभी आपके साथ लिस्ट शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह से किया, कि शायद आपको भी हेल्पफुल रहे थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है, सबकी लिस्ट बनानी है और उसको फिर कंपेयर करना है अपने प्रोसेसर से। तो ये मेरी लिस्ट है। ये आप देख रहे हैं। अब जैसे कि ये आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने ये लिस्ट बनाई है, तो इधर सब मॉडल नंबर है और जो इधर वाला बेंचमार्क है इसमें W गोल्ड, मतलब ये जो मेरा गोल्ड प्रोसेसर है वो 72% फास्टर है। तो जहाँ पे इसकी विन हुई है वो लैपटॉप सारे छोड़ दिए मैंने। तो ऐसा देख सकते हैं कि आप कितने प्राइस रेंज मैंने कवर किए थे। मैंने 29,000 से स्टार्ट किया था, फिर 47,000 के भी थे, 48,000 के, 51,000 के, और इस तरह से और भी लिस्ट है आगे। तो यहाँ पे जैसे अब ये आप देख रहे होंगे कि विन i7 आया, ये विन i7 इस गोल्ड से बेटर थे। और यहाँ पे कई जगह आपको विन i5 भी दिख रहा होगा। तो अभी जो मेरे पास करंट है, मैंने i5 11 जनरेशन वाला लैपटॉप लिया है और इसमें ये गेन है कि 13% का है। अभी जो मैंने लिया वो 7% आई थिंक गेन होगा। आई थिंक ये वाला लिया है मैंने, नहीं ये नहीं, विन i5 13%, आई थिंक इनमें से कुछ कोई लिया था मैंने, लिनोवो का या शायद नीचे होगा। तो इस तरह से आप एक टेबल बनाकर आप कवर कर सकते हो ये सब चीज़ें। किसी को अगर अब ये आपको लिस्ट चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव पे कुछ लिंक में। तो एक तो वो लिस्ट हो गई। अब जब आपका प्रोसेसर डिसाइड हो गया कि भाई आपको ये दिख रहा है कि कई बार इसमें अगर जैसे आप अगर बेंचमार्किंग देखोगे तो उसमें क्या है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे 10th जनरेशन कोर i5 था, जो महंगा था कोर i5 11 जनरेशन से। तो ये थोड़ा यूनिक है, बट कई बार होता है कि कुछ लैपटॉप्स और फंक्शनैलिटी दे देते हैं, जैसे बहुत बढ़िया स्क्रीन दे दी किसी ने, एमोलेड स्क्रीन दे दी शायद, तो उस वजह से वो थोड़ा कॉस्टली कर देता है। पर परफॉर्मेंस काफ़ी डिग्रेड था, मतलब 20% भी मेरे को डिग्रेड दिखा उसमें, ये जो मैंने CPU बेंचमार्क लिया था। तो वो भी एक कंसिडर करना होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि लैपटॉप देखते हैं, हाँ ठीक है ले लेते हैं, पर बाद में हमें लगता है यार स्लो है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि अब करंट उससे हमने उसे कंपेयर करा ही नहीं। तो इसकी वजह से अभी तक जैसे मेरे को 15 साल हो गए हैं इस लाइन में, तो मैं कम से कम 3-4 मेरे ख्याल 5 CPU बदल चुका हूँ अपने, मतलब कंप्यूटर। तो मैंने इसी तरह से कंपेयर किया है। पहले कुछ और वेबसाइट चलती थी इसकी तरह, अब ये यूज़र CPU बेंचमार्क करके एक वेबसाइट है, वो काफ़ी कंसिस्टेंट है मेरे ख्याल 7-8 सालों से। तो वो एक तरीका होता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या दूसरा होता है कि जो हमें देखना होता है कि पोर्ट सिलेक्शन। अब जैसे हमने स्क्रीन के बात करी कि स्क्रीन साइज़ में एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि आप एमोलेड और ये भी कंसिडर कर सकते हो, पर मैंने वो इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि कुछ डिफरेंस पता नहीं चलता जब तक आप साइड बाय साइड कंपेयर ना करो। अगर आपको ये डिफरेंस देखना है तो एक वीडियो देख लेना कि एमोलेड वर्सेस LCD, तो उसमें आपको लैपटॉप की स्क्रीन आप बता ही नहीं पाओगे अगर वो बंदा नहीं बताएगा कि एमोलेड कौन सी है। तो इस वजह से मैंने उसको कंसिडर नहीं किया था। बाकी 4K रिजोल्यूशन वगैरह भी आते हैं, पर इतना कुछ मायने नहीं रखता।
तो उसके बाद आती है पोर्ट सिलेक्शन। तो पोर्ट सिलेक्शन इसमें आप क्या करते हो कि जैसे आपके पास लैपटॉप है, मैंने काफ़ी लैपटॉप ऐसे देखे कि जो 45,000 के अराउंड थे, 47,000 के अराउंड थे, पर उसमें क्या था, USB 2 ओनली अवेलेबल था। और कई लैपटॉप में HDMI आउट भी अवेलेबल नहीं था। उसमें क्या था कि आपको मिनी HDMI दे रहे थे या कुछ और ऐसा पोर्ट दे रहे थे जिसके लिए आपको अडेप्टर अलग से ख़रीदना पड़ रहा था। तो हमेशा उसको कंसिडर करना, क्योंकि जब भी आप कुछ ऊट पटांग सा पोर्ट वाला ले लेते हो तो उसमें कंपैटिबिलिटी इशू रहते हैं। सेकंड, आपको उसके लिए अडेप्टर भी ख़रीदना पड़ता है, तो वो मतलब 1-1.5 हज़ार रुपये आपकी कॉस्ट ऐड कर देता है, तो वो ध्यान रखना। अभी जो मैंने लैपटॉप लिया है उसमें USB-C 3.1 जनरेशन का है जो डिस्प्ले आउट भी देता है और एक थंडरबोल्ट पोर्ट है। तो ये 2 चीज़ें थी मेरे लिए काफ़ी, मतलब मेरे लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि मेरा 4 मॉनिटर सेटअप है, तो मैं लैपटॉप के साथ भी एटलीस्ट 2 मॉनिटर यूज़ करना चाह रहा था। तो मेरे को डाउट था कि थंडरबोल्ट पोर्ट पता नहीं 2 आउटपुट दे पाएगा नहीं पाएगा, तो इस वजह से मैं 2 पोर्ट ऐसे लेना चाह रहा था जिसमें HDMI आउट हो। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हमें टाइप C में जो पावर डिलीवरी भी देता है और साथ में HDMI आउट देता है, एक वो पोर्ट है। एक थंडरबोल्ट पोर्ट है जिसमें आपको 2 मॉनिटर सपोर्ट मिलता है, 2 मॉनिटर HDMI आउट, और एक HDMI आउट अलग से है डेडिकेटेड। तो आइडियली तो 4 सपोर्ट करने चाहिए, पर उसमें क्या होता है जब आप प्रोसेसर करते हो तो प्रोसेसर के साथ एक ग्राफिक्स होता है, और वो जो ग्राफिक्स है अब वो आपका डिपेंड करता है कि मतलब जैसे इसमें है आइरिस XE करके ये सपोर्ट करता है। तो आइरिस XE ये जो ग्राफिक है इसकी भी एक लिमिटेशन होती है कि भाई ये अप टू 3 मॉनिटर ही सपोर्ट करेगा, तो इस वजह से ये सिर्फ 3 कर पाता है। पर एक प्रोविज़न था तो मैंने सोचा कि शायद लेकर देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ और होती है कि जब आप पोर्ट सिलेक्शन करते हो उसमें अब आपको ये चीज़ और देखनी है कि जो उसमें चार्जिंग पोर्ट है वो कैसा है। कई बार होता है आप लैपटॉप का ऐसा पोर्ट ले लेते हो कि वो अवेलेबल होता ही नहीं, तो हमेशा जब भी आप लैपटॉप लेने की सोचो तो जिसका जो चार्जिंग पोर्ट है उसका एडेप्टर जरूर ढूंढ लेना नेट पे कि वो वाइडली अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि 1-1.5 साल बाद हमें ज़रूरत पड़ती है, और अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो आगे तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहेगा। मेरे केस में अगर आप आज की डेट में खरीदना चाहते हो तो USB Type-C ही लेना। रीज़न क्या है कि Type-C काफ़ी कॉमन है और पावर बैंक के थ्रू भी चल जाता है। जब मैंने ये लिया था कहीं मेरे को कोई वीडियो नहीं मिली कि क्या Lenovo का Type-C लैपटॉप, मतलब Type-C कैपेबल लैपटॉप चार्ज हो सकता है पावर बैंक से, कहीं नहीं था। बट मैंने कहा कि अगर होगा तभी चांस बनेगा टेस्ट करने का, तो इस वजह से मैंने लिया। और एक्चुअली ये चार्ज करता है, मैंने एक वीडियो भी है मेरी इसमें कि कैसे मैंने MI पावर बैंक से इसको चार्ज किया है, जो फास्ट चार्जिंग 18 वोल्ट सपोर्ट करता है। ये 16 वोल्ट चार्जिंग वाला लैपटॉप है, तो स्लो चार्जिंग है। स्लो भी कैसे है कि ये क्या करता है कि जैसे आप यूज़ करते हो, इसको यूज़ कर रहे हो, तो हर एक मिनट में, मतलब हर एक 5 मिनट में 1 मिनट ऐड करता है, पर डाउन नहीं करता। तो अगर आप छोड़ दोगे, यूज़ नहीं करोगे, तो थोड़ा जल्दी चार्ज होता है। बाकी एक ज़ेब्रोनिक्स का 100 वाट पावर डिलीवरी वाला भी मैंने पावर बैंक लिया था, वो एकदम वैसे ही चलता है जैसे इसका एक्चुअल पावर एडेप्टर चलता है, तो वो एक चीज़ काफ़ी सही है कंसिडर करने के लिए। तो Type-C इज़ ए मस्ट पोर्ट जो आपको देखना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है कि जो USB पोर्ट है वो 3 वाली लेना, क्योंकि काफ़ी डिवाइसेज हैं जो 3 के लिए होता है, और जब भी आप कोई हब लेते हो, USB हब लेते हो, तो वो 3.1 कंपेटिबल होता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड देगा आपको। 3.1 कॉमन है, तो इस वाले लैपटॉप में दोनों 2 USB पोर्ट है जो 3.1 है। काफ़ी लैपटॉप में आपको मिलेगा सिर्फ एक ही होगा, तो एक वाला तो मेरे ख्याल से आप डिच कर देना। सब वो कहेंगे कि यार कुछ नहीं होता, आप एक हब ले लेना, पर प्रैक्टिकल नहीं है हब, क्योंकि अभी भी आप इसको, इस सेटअप को भी देखोगे अगर आप, तो इसमें भी दुनिया भर की वायर लटक रही हैं। पर जबकि मेरे पास 2 USB पोर्ट है, वो तो खैर मेरे को डेस्कटॉप के लिए इसको लगाना पड़ता है, पर बाकी जगह अगर आप यूज़ करोगे तो आप नहीं चाहोगे कि उसमें से वायर्स निकले उठपटांग, क्योंकि लैपटॉप भी तो सुंदर दिखना चाहिए ना। तो एटलीस्ट 2 USB पोर्ट तो हों, एक Type-C पोर्ट हो, चार्जिंग के लिए चल जाएगा। बाकी थोड़ा आप 50,000 से ऊपर जाना चाहते हो तो थंडरबोल्ट पोर्ट ज़रूर लेना, अगर आपका मल्टी मॉनिटर का कुछ वो मन है तो, क्योंकि थंडरबोल्ट पोर्ट देता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर थंडरबोल्ट पोर्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इंटेल के ही लेने पड़ेंगे। AMD में Type-C पोर्ट आ रहा है, पर उसमें वो वीडियो कैपेबल नहीं है आउट देने के लिए, तो वो थोड़ा सा कंसिडर करने वाली बात है। बाकी उसके बाद ये आपकी पोर्ट सिलेक्शन हो गई, और उसके बाद है फिर आपकी बैटरी। अब बैटरी में आप कैसे कंसीडर कर सकते हैं, मैं बैटरी और वेट को एक साथ लिखता हूँ कि क्योंकि अगर ज़्यादा बैटरी होगी तो वेट भी ज़्यादा होगा। तो वैसे तो 1 kg 1.2 kg इज़ एनफ, बट ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप जो मैंने लिया था ये 1.5.6 समथिंग कुछ का है,
वो भी ठीक है, क्योंकि 14 इंच जब आप लेते हो तो इतना तो रहेगा ही, वरना आप 1-1.5 लाख रुपए का लैपटॉप लो जो बहुत अल्ट्रा स्लिम होते हैं, तो उसमें वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। इसकी बैटरी बैकअप है मेरे ख्याल से 2.5 घंटे अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे, पर क्योंकि थोड़ा लाइट है तो ये कंसिडरेबल है, क्योंकि मैं मोस्टली पावर बैंक के साथ इसे अटैच कर देता हूँ और ऑन वन गो मैं इतने घंटे तो नहीं चलाता हूँ। बट हाँ, मैंने विदाउट चार्जिंग और यूजिंग पावर बैंक मैंने 8-9 घंटे का इसमें मतलब यूज़ कर पाया हूँ आराम से बिना किसी दिक्कत के। मेरा 20,000 mAh का है, तो 20,000 mAh जब इसमें बड़े पावर वाले उसमें जाती है तो काफ़ी mAh बैटरी आपकी लूज़ हो जाती है चार्ज करते वक्त, तो आपको पूरा उतना तो आउटपुट नहीं मिलेगा, पर 12,000 mAh समथिंग का मिल जाता है, तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से देर टाइम ये चार्ज हो सकता होगा। मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो है कहता है, क्योंकि जब पूरी ड्रेन हो चुकी थी तो मेरे ख्याल से उस टाइम 8-9 घंटे हो चुके थे। तो एक वो चीज़ है। तो वेट 1.5 तक ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जब आप 15.5 मतलब 15 प्लस जब आप लैपटॉप लेते हो, अच्छा तो लगेगा आपको यूज़ करने में, बट कैरी करने में बड़ी प्रॉब्लम है। और जो उसका फॉर्म फैक्टर होता है, जैसे आप टेबल पर रखोगे तो ईजिली मूवेबल, इतना मज़ा नहीं आता जब आपको लगेगा यार थोड़ा छोटा है। 14 इंच एकदम परफेक्ट स्क्रीन है आज की डेट में, तो अगर आपको कंसिडर करना हो तो आप वो चीज़ सोच सकते हो। और बाकी अब उसके बाद आती है कि ऐड ऑन फीचर्स कौन सी होती हैं। अब जैसे इसका कैमरा बहुत ही बेकार है, पर क्योंकि मेरा वीडियो कॉल का ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, बाकी इंटरव्यू के लिए शायद मतलब इसको यूज़ करूँगा, तो उसमें तो उन्हें मेरा मुंह और हाथ देखने होते हैं कि मैं कुछ कर तो नहीं रहा, देख तो नहीं रहा, तो वो गुड एनफ है। मैंने व्हाट्सएप की कॉल करी थी, इसमें तो काफ़ी ब्लर और काफ़ी बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी उसमें। तो वैसे तो HD कैमरा कहते हैं, बट ये बहुत ही गया गुजरा कैमरा होता है लैपटॉप के, पता नहीं क्यों नहीं बना रहे हैं। पर उसमें जैसे ऐड ऑन है कि आप शटर वाला देख सकते हो, कि जिसमें शटर हो, प्राइवेसी शटर, क्योंकि वो भी काफ़ी मतलब ठीक रहता है, क्योंकि आज की हैकिंग काफ़ी होती है, हमें पता भी नहीं चलता और लैपटॉप एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उसमें आप प्राइवेसी शटर लगा सकते हो। और जो मेन बेनिफिट है कि आप अगर आपका एक्चुअली मतलब जो लैपटॉप ऑन करने का जो मैकेनिज्म है, जैसे काफ़ी फ़ोन में आ रहा है फेस लॉक ID जिसे बोलते हैं, ये विंडोज़ 11 में भी नई फीचर आई है, तो उसके कंपेटिबल ये वाला कैमरा नहीं है, तो वो थोड़ा देख लेना अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो। बाकी उसकी जगह आप ये पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर है इस वाले में, तो वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। और मेरे ख्याल से वो एनफ है। फेस लॉक ID इतना मेरे को लगता नहीं, बट बाकी वही है कि जब आप विंडोज़ 11 में जाओगे आप देखोगे कि यार ऐसा कुछ है तो मेरे लैपटॉप में भी होना चाहिए, पर उसमें ये कह देता है कि आपका कैमरा कंपेटिबल नहीं है। बट क्योंकि लैपटॉप है तो आप हमेशा वेबकैम अलग से ऐड कर सकते हो बढ़िया सा। बाकी ये थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो कि आपका जो वेबकैम है वो फेसबुक मतलब फेस ID सपोर्ट करता हो विंडोज़ 11 का। और बाकी एंड में वही आती है लुक्स। अगर आप लुक्स देखो कि लुक्स में क्या है कि कितना सुंदर है, डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है या नहीं, उसका कीपैड कैसा है, मतलब और मतलब बाहर जैसे लोग होते हैं एलियन वेयर के जैसे लैपटॉप आते हैं तो बाहर कैसा रहता है, तो ये सब है। अभी जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है वो लिनोवो का लैपटॉप है। इसमें 2 Type-C पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है, 1 HDMI आउट है। ये मेरे को 62,000 का पड़ा है, और उसका मॉडल नंबर मैं डाल दूंगा, मेरे को भी याद नहीं है, नीचे आप देख लेना। तो मेरे ख्याल से बेस्ट बजट और मतलब मल्टी मॉनिटर सेटअप वाला लैपटॉप है। इसमें मैं 3 मॉनिटर्स यूज़ कर रहा हूँ, और मेरा सेटअप कैसा रहता है कि 3 मॉनिटर मेरा ये 1, 2 और 3 ये 3 मॉनिटर से अटैच हैं। बाकी कीबोर्ड माउस मेरे CPU से भी चलते हैं, जो मेरा मेन PC है, और इससे भी चलते हैं। उसके लिए मैंने एक स्विच लिया हुआ है, और वो मैंने थोड़ा सा एको डिवाइसेस अवेलेबल है, उसमें IR बेस है, तो रिमोट के थ्रू मैं स्विच कर सकता हूँ दोनों इनपुट, तो इस वजह से। और मज़े की बात यह है कि जब मैं इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि अब 3 मॉनिटर मेरे अटैच हो गए हैं, उसके लिए मेरे को कुछ एडाप्टर लेने पड़े थे। एक थंडरबोल्ट का 2 HDMI आउट वाला एडाप्टर, और एक HDMI केबल जो होती है नॉर्मली, वो लेने पड़े थे। पर यह है कि अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं काफ़ी बार भूल जाता हूँ कि मैं एक्चुअली काम किस पे कर रहा हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज कंपेयर करा तो काफ़ी मतलब यही लैपटॉप ही ज़्यादा फास्ट होगा उससे, मेरे ख्याल से 5-7% का कुछ मार्जिन है। तो जब इस तरह से आप सर्च करके लोगे तो आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। बाकी इसमें SSD है 512 GB। हाँ, एक चीज़ और है कि हार्ड डिस्क
मतलब इतना मतलब SSD ही लेना, क्योंकि नॉर्मल SD थोड़ी स्लो हो रही है विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 ऑनवर्ड्स। क्योंकि जब मेरे पास दूसरा लैपटॉप था, जब मैंने उसमें विंडोज़ 10 डाली थी तो इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं थी जितनी SSD के साथ हुई थी। और कई लैपटॉप ऐसे आ रहे हैं जो आपको SSD प्लस हाइब्रिड ऑप्शन देते हैं, 1 टेराबाइट की, वो मतलब 256 ये दे देंगे और 1 टेराबाइट की दूसरी हार्ड डिस्क दे देंगे। तो उसमें एक बात ध्यान रखना, मूवीज़ वूवीज़ रखने के लिए तो ठीक है, पर आप जैसे अगर कोई प्रोग्रामिंग करते हो या कुछ ऐसे जिसमें प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, तो हार्ड डिस्क की वो स्पीड कम होती है, SSD की ज़्यादा होती है जो नॉर्मल साटा होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो उठकर इधर आती है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। जैसे कि मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने इसमें किया था, इसमें एक साटा है 512 और दूसरी हार्ड डिस्क मेरे पास 2-3 टेराबाइट की होगी। तो मैंने क्या करा, क्योंकि स्पेस कम हो रहा था C ड्राइव में, तो मैंने उठाकर उसको दूसरे उसमें डाल दिया। तो उससे हुआ क्या कि जो परफॉर्मेंस थी, जो मेरी एंगुलर की ऐप जो कंपाइल हो जाती थी विद इन सेकेंड्स, उसमें 1 मिनट लगने लग गया, क्योंकि वो दूसरी हार्ड डिस्क में स्वैप हो गई। पर जैसे इसमें प्योर SSD है, इसमें कोई हार्ड डिस्क नहीं है, इसमें विद इन सेकेंड्स कंपाइल हो जाती है। तो ये मैटर करता है कि जब आप प्रोसेसिंग करते हो तो SSD में ही हो, SD में ना हो। तो मेरे ख्याल से तो पोर्टेबल ज़्यादा ऑप्शन सही रहेगा। एक USB हब ऐसा डेस्कटॉप टाइप बना लो और उसमें एक हार्ड डिस्क लगा कर छोड़ दो, तो वो भी काफ़ी बेटर ऑप्शन है। उसमें मूवीज़ भी आप देख सकते हो। मेरे पास तो एक राउटर है, उसमें मैंने हार्ड डिस्क लगा रखी है, तो उससे भी मैं काफ़ी आराम से नॉर्मली चीज़ें कर लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें कंसिडर आप कर सकते हो। बाकी मैंने एक और लैपटॉप शॉर्टलिस्ट किया था, वो सैमसंग का था, जो मेरे ख्याल 1-1.5 लाख रुपए का था। उसमें कोर i5 प्रोसेसर था 12th जनरेशन का, तो सबसे एडवांस था उस टाइम। शायद मार्केट में पिछले महीने की बात है, कोई इतना अवेलेबल नहीं था इस प्राइस रेंज में, मतलब थे पर 2 लाख 1,80,000 कुछ थे। मेन रीज़न मेरा था सैमसंग का शॉर्टलिस्ट करने का कि उसका S Pen, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको दिखाया था ये मेरी S टैबलेट है और मैं पागल हो रहा हूँ उसको लेकर। तो मेरा मन है कि फ़ोन भी खरीदूँ, सब कुछ S Pen जैसा हो। तो लैपटॉप भी सोचा था उसके लिए, पर काफ़ी सोचा कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वो 360 डिग्री तो घूम जाता है, पर जब आप कैरी करते हो तो मेन मज़ा है कि इस टैबलेट को ऐसे रखकर उसमें लिखो। पर क्योंकि इसमें नीचे कीबोर्ड होता है और वो ऐसे फ्लैप होता है, तो जब आप पकड़ते हो तो कीबोर्ड के बटन भी दबते हैं, तो वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए वो थोड़ा मैंने उसका ऑप्शन आउट कर दिया। और वैसे भी प्राइस रेंज में भी काफ़ी डिफरेंस था, क्योंकि 70,000 तक भी लैपटॉप काफ़ी बेटर थे, और 70,000 और ये 1,20,000 और 1,08,000 दो कुछ वेरिएंट थे, तो उसमें भी 38,000 और 48,000 तक का डिफरेंस था, जो कि मैं अगर 3 साल बाद सोचूं तो शायद एक और लैपटॉप ख़रीद लूँगा मैं। तो उस वजह से मैंने उसको कंसिडर नहीं किया, क्योंकि टैबलेट तो थी, अब शायद फ़ोन शायद देखें कहीं से कुछ सेकेंड हैंड मिल जाए, तो एक उस वजह से मैंने वो कंसिडर किया था। बाकी वैल्यू फॉर मनी है, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। थंडरबोल्ट पोर्ट होना चाहिए, अगर मेरी यूज़र गाइड को, और गेमिंग का मेरे को शौक नहीं है तो मैं उसको कंसिडर नहीं करता। मेरे लिए सिर्फ मल्टीपल स्क्रीन ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के लिए मेरे को चाहिए होती है। तो मेरे हिसाब से जो बाइंग गाइड है वो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें भी एक तो ये लिस्ट आप देख लो कि जो चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए। ठीक है, और उसमें क्या है कि जो कंसिडर करनी है, स्क्रीन साइज़ एमोलेड बेकार है, नॉर्मल LCD आप ले सकते हो। थंडरबोल्ट पोर्ट होना चाहिए, जो अभी तक का लेटेस्ट है और मेरे ख्याल से आगे फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है आपको, क्योंकि होता क्या है कि जब लैपटॉप पुराना हो जाता है तो हम इसको एंटरटेनमेंट के यूज़ करते हैं, और अगर मल्टीपल स्क्रीन सपोर्ट कर रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हो आप MS ऑफिस वगैरह तो यूज़ कर ही सकते हो फॉर एवर। तो वो चीज़ के लिए काफ़ी सही रहेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर ले लो, बहुत सही है अनलॉक करने में। जैसे अब ये सेफ़ मोड में, अब इसको मैं क्लिक कर फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो मेरे को पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, तो अनलॉक हो जाएगा। तो वो चीज़ बहुत सही है कंसिडर करने के लिए। बाकी मल्टी टच पैड है इसमें, मल्टी टच पैड मोस्टली सारे लैपटॉप में आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं किया था। उसमें जो मेन बेनिफिट्स है मल्टी टच पैड में, एक तो स्क्रॉलिंग का, डबल स्क्रॉल ऐसे करो तो स्क्रॉल हो जाता है। इसको साइड स्क्रॉलिंग भी अब सपोर्ट करता है मल्टी टच, और राइट क्लिक के लिए बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप डबल फिंगर से टैप करोगे तो राइट क्लिक बन जाता है वो। तो ये सब कुछ फीचर्स होती है जो आप कंसिडर कर सकते हो, और वो होती है मोस्टली मल्टी टच पैड होता ही है सब में। बाकी मल्टीपल HDMI आउट वैसे तो मिलते नहीं, 2 HDMI आउट, बट थंडरबोल्ट पोर्ट आप कंसिडर करोगे तो उसके साथ ये मेक श्योर करना कि HDMI आउट भी हो, ताकि एटलीस्ट आप 2 मॉनिटर तो यूज़ कर सको। और जो इंपॉर्टेंट थिंग है, टाइप C पोर्ट ले लो। 65 वोट तो मैंने टेस्ट कर लिया है, बाकी कुछ लैपटॉप्स हैं शायद 85 वोट 75 वोट भी होते हैं, वो पावर बैंक में चलते हैं या नहीं चलते मेरे को नहीं पता। पर जेब्रोनिक्स का एक आता है जो क्लेम करता है 100 वोट
तक के लैपटॉप वो चार्ज कर सकता है, तो आप कंसिडर कर सकते हो उस चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, वो मैंने वीडियो पहले बनाई है कि जो टाइप सी पोर्ट होता है और आपके पास पावर बैंक है, तो आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल ही चाहिएगी, क्योंकि जब वो टाइप ए और पता नहीं बी क्या बोलते हैं, टू टाइप सी जब आप यूज़ करते हो तो उसमें पावर डिलीवरी डायरेक्ट नहीं जाती है, कुछ लूज़ होती है, तो ये डिटेक्ट नहीं करता है उसको। तो टाइप सी टू टाइप सी केबल जब आप यूज़ करोगे तो ये चल जाएगा। और अगेन आपके पावर बैंक में टाइप सी पोर्ट होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ कर पाओगे। तो टाइप सी पोर्ट इज़ ए मस्ट राइट नाउ, अगर आप अभी कंसिडर करते हो तो। बाकी वेट की बात करें तो 1.5 1.6 ठीक है, और थोड़ा सा स्लिम मिल जाता है तो और भी सही है। प्राइस रेंज यही है कि अगर थंडरबोल्ट पोर्ट अगर मैं ये 2 नहीं लेता तो मेरे ख्याल से 50,000 का भी एक लेनोवो का कोई मॉडल है, तो वो भी मैं कंसिडर कर सकता था, पर मेरे को 2 ही लेने थे। और बाकी USB 3 बहुत नीडेड है आज की डेट में, अगर आपको फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप लेना है तो USB 3 एटलीस्ट 2 हो तो बहुत बढ़िया है, बाकी 1 तो होने चाहिए। कई लैपटॉप में कॉम्बिनेशन है कि USB 3 या USB 2 है, इसमें दोनों 2 है, तो ऐसे लैपटॉप हैं अभी भी कि USB 3 2 पोर्ट हैं और टाइप सी पोर्ट विद थंडरबोल्ट भी है। तो ये चीज़ भी होगी, आप मार्केट में जाओगे वो कहेंगे ऐसा नहीं होता है, बट आपको थोड़ी सी रिसर्च मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ को लेने के लिए। बाकी मेरे ख्याल से मोस्टली चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। और ये लैपटॉप का आप देख रहे हो कि मैंने इसको माउंट में यूज़ करा है, आपने अगर मेरी पहले की वीडियोस भी देखी हो तो। ये मेरा एक डेस्कटॉप सेटअप है, ये काफ़ी आउट ऑफ फोकस जा रहा है। तो ये मेरा एक डेस्कटॉप सेटअप है, तो मोस्टली ये स्क्रीन भी ऑन रहती है जब मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ, और ये चारों, तो ये 4 स्क्रीन बन जाता है। और जब मैं CPU यूज़ करता तो ये चारों स्क्रीन अवेलेबल रहती है। तो इसके लिए लैपटॉप माउंट वगैरह लिया था, उसकी और भी वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, आप सर्च कर लोगे लैपटॉप माउंट तो आपको पता चल जाएगा क्या यूज़ है। ये ऊपर नीचे हो जाता है, साइड वाइड भी हो जाता है, तो अगर कभी आपको बैठ कर यूज़ करना पड़े तो वो भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं कंसीडर करने के लिए। बाकी कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी लैपटॉप, या आपको कुछ सोचना हो कि भाई कैसे कर सकते हैं, तो वो आप मेरे को कमेंट कर देना। जो भी मेरी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा करने की। और बाकी जब भी आप कोई जैसे लैपटॉप लेते हो तो उसका एक ग्राफिक्स का एक वो नंबर भी रहता है कि किस तरह का ग्राफिक्स सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी पूरी डिटेल होती है, वो क्या क्या सपोर्ट कर सकता है, कितना आउटपुट सपोर्ट कर सकता है, गेमिंग के लिए सही है या नहीं, उसका भी बेंचमार्क आप देख सकते हो। क्योंकि आई एम नॉट इनटू गेमिंग, तो मैं उसको इतना कंसिडर नहीं करता हूँ। मेरे को तो मल्टी मॉनिटर मैंने देखा कि 3 सपोर्ट कर सकता है, मैंने कहा ठीक है ले लो। तो एक वो भी चीज़ है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। आपको बार बार ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये लैपटॉप में गेम चलेगी नहीं चलेगी। आपको क्या करना है, जो लैपटॉप आपको पसंद आ रहा है उसका प्रोसेसर उठाओ और उसका ग्राफिक्स जो में सपोर्टेड है इंटेल का जो भी है वो भी लो, और उसको फिर बेंचमार्क अपने गेम के अगेंस्ट सर्च मार लो कि हाँ भाई उसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो आपको अब आराम से आप कर लोगे। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है यार इसकी वीडियो नहीं है, इस गेम खेलते हुए इस वाले की वीडियो नहीं है, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस उस ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग देखनी है और उसका रिव्यू ढूंढना है, और या बस बेंचमार्क देखना है, तो आपका आधा काम, मतलब मोस्टली 90% काम हो जाएगा। जैसे मैं अभी तक लेता आ रहा हूँ, तो आप भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो कुछ यूज़फुल हो आप लोगों के लिए, और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बाय।